2024 तो वैसे शनि का ईयर मान रहे हैं लोग। एक मैं ये बोलना चाहूँगा, अपनी लाइफ को थोड़ा सिस्टमाइज करो, मतलब हर दिन को प्लान करो और उस प्लान को फॉलो करो। स्पेसिफिकली ये शनि का साल में अगर हम प्लान करके हर दिन को, हर समय को प्लान करके अगर चले तो इट विल हेल्प। ओहो, पंडित बना दिया इसने तो मुझे। कैसे हैं अभी आप? वैसे तो हम कहते हैं कि घर में दारू का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हर घर में आजकल बार काउंटर बनने लग गए हैं। तो वास्तु आपको दारू पीने से मना करता नहीं। घर में बार काउंटर होने से कोई वास्तु का डिफेक्ट तो आता नहीं। बार काउंटर को स्पेसिफिक जगह पे हम बना सकते हैं, घर में वहाँ बनाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है आर्किटेक्ट संजीत गुप्ता, जो कि मेरे प्रिय मित्र भी है और प्यार से उन्हें मैंने संजीत भैया बुलाता हूँ। कैसे हैं भैया आप? बढ़िया, मजे में। कैसे चल रही है लाइफ? लाइफ तो बढ़िया ही चल रही है। ऑल ऑफ अ सडन आप आर्किटेक्ट थे, आपने इंटीरियर डिजाइनिंग। आर्किटेक्ट हूँ तो भैया जैसे आप आर्किटेक्ट हो, फिर आपने इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स किया, ये वास्तु में इंटरेस्ट कैसे बना आपका? इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर ओनली। वास्तु में कैसे इंटरेस्ट बना? एक्चुअली शुरुआत में जब भी हम काम करते थे तो हर क्लाइंट के साथ कोई वास्तु कंसल्टेंट होता था। बहुत बारी हमारी उनसे बन जाती थी, बहुत बार नहीं बनती थी, बहुत बार रिजिड होते थे, बहुत बार हम रिजिड हो जाते थे, तो कश्मकश सी रहती थी। तो देन आई थॉट कि यार क्यों ना खुद ही कुछ कर लिया जाए। खुद करेंगे तो क्लाइंट के लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। भी हमें एक एक्सटर्नल पार्टी से डील नहीं करना पड़ता ना। तो उस तरीके से इंटरेस्ट बना। तो 2015 में मैंने वास्तु सीखा था। श्री कुलदीप बंसल जी का कोर्स, महावास्तु कोर्स है, वो किया था। उसके बाद से मैं वास्तु प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इनफैक्ट हमने तो सुना है कि उन्होंने कुछ पार्लियामेंट में भी कुछ वास्तु रेमेडी की है। कुलदीप बंसल जी बड़े इंडिया के सीनियर मोस्ट वास्तु कंसल्टेंट है। और 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, उससे पहले एक और देवगौड़ा जी की सरकार गिरी थी, उस टाइम पे पार्लियामेंट में ना एक लाइब्रेरी ब्लॉक बना था। ये कुलदीप जी ने बताया मुझे। तो लाइब्रेरी ब्लॉक से ना थोड़ा एनर्जी डिस्टर्ब हो गई थी हमारे पार्लियामेंट की। तो उन्होंने वो लाइब्रेरी ब्लॉक को तोड़वा के शिफ्ट कराया था। उसके बाद से देखिए अब मतलब कि 5 साल हमारे अटल बिहारी जी की सरकार चली, फिर 10 साल हमारे मनमोहन जी की सरकार चली। उसके बाद से डिस्टर्ब कभी नहीं हुआ। और अभी भी जो हमारी नई संसद जो बनी है उसमें भी वास्तु का तो पूरा ध्यान रखा ही गया। तब से लगातार सरकार चलती आ रही है। और जो 2-4 साल में सरकार टूट जाती थी वैसा कुछ हो नहीं रहा। सेटलमेंट हो गई ना, एनर्जी बैलेंस हो गई तो सेटल हो गया वो चीजें। तो ये मैंने सुना है कि जैसे आर्किटेक्ट यानी इंटीरियर डिजाइनर और वास्तु एक्सपर्ट्स की आपस में बनती नहीं है, ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा है तो आप तो दोनों में एक्सपर्ट हैं, तो आप दोनों में से प्रायोरिटी किसको ज्यादा देते हो? ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। देखो ये दो चीज़ें हैं, अगर साथ में दोस्ती कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, और साथ अलग अलग पार्टी में हैं तो उसमें इशू है। तो मैंने आर्किटेक्चर तो मैंने किया ही है, वास्तु मैंने इसीलिए किया ताकि हम एक ही पार्टी में हो जाए। अब जब एक ही पार्टी में तो हम दोनों का दोस्ती करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपके लिए चीज़ें इससे ईजी हो गई हैं? मेरे लिए चीज़ें ईजी हो गई हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। और साथ में एक नई एक्सप्लोरेशन होने के बाद आपको एक अलग डायमेंशन भी खुल गए आपकी फील्ड में। वो तो कोई भी किसी भी तरीके की हम नॉलेज को गेन करते हैं तो नई डायमेंशन तो अपने आप ही खुलती हैं। वो तो एक नॉलेज का कोई ऑल्टरनेट तो है नहीं। हवा, धूप, पानी इंपॉर्टेंट है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर? देखो ये आपको किसने बताया कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं नॉर्थ फेसिंग घर चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये फेसिंग से कोई फर्क पड़ता है। फेसिंग सारी ठीक है। यहाँ तक कि आप देखोगे तो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, अंबानी हो गया, इन सबके घर भी साउथ फेसिंग ही है। सारी फेसिंग्स अपने आप में बढ़िया हैं। चारों जो हमारी प्राइमरी 4 फेसिंग्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों अपने आप में बहुत अच्छी फेसिंग है। बहुत अच्छी एंट्रीज हमें वहाँ मिलती है। हमारे पास 32 तरीके की 32 टाइप्स की एंट्रीज होती हैं। उनमें कुछ एंट्रीज अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। तो हमें बस उसको प्रॉपर ग्रिड करके हमें देखना होता है कहाँ कौन सी हम पॉजिटिव एंट्री को खोल सकते हैं। हमारी हर दिशा में पॉजिटिव एंट्रीज हैं। अगर हम पॉजिटिव एंट्रीज खोल लेते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव एंट्रीज खुल जाती हैं तो उसका उपचार है, रेमेडी है। सारी एंट्रीज, सारी फेसिंग सब ठीक है। ये मार्केट में भ्रांति फैलाई गई है कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे गलत है। अपने आप में सारी फेसिंग, सारी सब कुछ सही होता है, गलत कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली वही, क्योंकि आप देखेंगे साउथ ऑफ इंडिया यानी साउथ इंडिया जो है वो कल्चरली कितना रिच है। इनफैक्ट आप देखोगे सबसे पुराने टेम्पल्स जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और आज वहाँ पे कल्चर को कितना महत्व दिया जाता है। और साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ दिल्ली देखेंगे, साउथ ऑफ बॉम्बे देखेंगे, वो आज सबसे ज्यादा प्रॉस्परस हैं। आपने 2 अलग बात करी इसमें।
पहली बात हुई साउथ इंडिया कल्चरल रिच है। साउथ इंडिया कल्चरल रिच इसलिए क्योंकि इन्वेडर्स वहां तक पहुंच नहीं पाए। नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स थे, वो प्लेन्स में भागते थे, आगे डेक्कन प्लेटू को क्रॉस उतना नहीं कर पाए या वहां तक उनकी रीच नहीं बनी जो इन्वेडर्स थे। तो ये एक अलग, इसलिए हमारा जो साउथ इंडिया है वो कल्चरली ज़्यादा रिच है। वहाँ पे पुराने टेम्पल्स हैं, ज़्यादा कल्चर को तवज्जो दी जा रही है। यहाँ पे थोड़ा हमारा कल्चर में मिक्सिंग हो गई है, तो ये है। अब सेकंड पार्ट आपने बोला कि साउथ दिल्ली या साउथ ऑफ मुंबई वो ज़्यादा प्रॉस्परस है। अब उसमें ना कई प्रकार की साइंस आ जाती है, उसमें वास्तु भी आ जाता है और भी टाइप की साइंस होती हैं। अब ये जो ऑकल्ट साइंस है इसमें भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। वास्तु हो गया, कुंडली हो गई, आपकी न्यूमरोलॉजी हो गई, लोशो ग्रिड हो गई, फेस रीडिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। और हर कोई सोचता है कि मतलब कि ह्यूमन पे कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो हर उसको मैथमेटिकली कह ले तो भाई वास्तु समझ लो 20-30% वास्तु देखता है, 20-30% आपकी कुंडली, 10-15% सबका अपना इन्फ्लुएंस है। सबका इन्फ्लुएंस है, और किसके लिए कौन क्या वर्क कर जाए यू नेवर नो। अच्छा, ये भी है मतलब। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज है एक तरीके से। एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है, इन्फ्लुएंस तो हर एक इंडिविजुअल चीज का है, बस ये कि हम किस लेवल तक उसको ठीक करना चाहते हैं। हर एक की लाइफ पे हर एक चीज का अलग इन्फ्लुएंस है, आप परसेंटेज डिफाइन नहीं कर सकते, हर चीज का इन्फ्लुएंस है, पर इन्फ्लुएंस हर चीज का है। ऐसा नहीं है कि एक चीज का इन्फ्लुएंस है एक चीज का नहीं है, इन्फ्लुएंस हर चीज का है। ये आजकल जो जैसे आप देखते हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग होने लग गई है, डिजाइनिंग के तौर पे वेवी चीजें, सर्कुलर चीजें, ये बड़े वेवी कल्चर सर्कुलर डिजाइन बहुत बनने लग गए हैं। एंड वास्तु के हिसाब से ना रेगुलर शेप्स जैसे कि आपका रेक्टेंगुलर शेप हो गई, स्क्वायर शेप हो गई, इन पे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा वास्तु तो नहीं कहता कि हमें कर्वी चीज और सर्कुलर चीज नहीं बनानी चाहिए या प्योर शेप नहीं होना चाहिए। अर्थ वास्तु तो अर्थ एनर्जीज को बैलेंस करने का है। और वो बैलेंस, बल्कि जो आपके कर्व्स हैं या अलग अलग शेप्स हैं, ये शेप्स एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को, सिर्फ कर्व्स नहीं है, कर्व्स हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, देयर आर एन नंबर ऑफ शेप्स। तो हर शेप एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना ही वास्तु है, और उस बैलेंस को ब्यूटीफाई करना हमारा इंटीरियर डिजाइन है। ओके, तो जैसे कि ये स्क्वायर शेप है, ऐसा क्यों उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, या फिर रेक्टेंगुलर शेप पे? उसको मैनेज करना आसान है ना। ओह, और सर्कुलर क्यों नहीं? सर्कुलर करते हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक शेप ही हमें चाहिए। सर्कुलर इज ऑल्सो गुड, मतलब, और स्क्वायर इज ऑल्सो, मतलब शेप से कोई मैटर नहीं है, ना वास्तु का कोई मैटर है, ना इंटीरियर डिजाइन का मैटर है। ये हम अपने मन में तो कुछ भी सोच सकते हैं ना, सर्कुलर नहीं, ये वो इंडिविजुअल चॉइस है। तो लाइक आप जब भी डिजाइनिंग करते हैं तो आपकी डिजाइनिंग में सब तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सब तरह के एलिमेंट्स होने भी चाहिए। तो इन पे भी कुछ फर्क पड़ता है कि जो घरों के जो ये प्लॉट शेप्स होते हैं, लोग कहते हैं कि ये स्क्वायर शेप प्लॉट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जिसके अंदर थोड़ा ऐसा होता है इरेगुलर शेप्स होती हैं, जैसे कि जिसके अंदर आगे की तरफ से जो होता है मत्था कम होता है, पीछे से ब्रॉडनिंग होती है, या फिर आगे से ब्रॉडनिंग होती है पीछे से कम, जिसको हम शेरमुखी और गौमुखी भी कह देते हैं सरल भाषा में, आज की भाषा में, हमारी भाषा में। तो क्या ये इनमें कोई, देखिए, जो इरेगुलर शेप्स जो होती हैं हमारी, इरेगुलर शेप के प्लॉट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, जनरल मार्केट में एक उसको प्योर शेप्स को ऑस्पिशियस मानते हैं। कि प्योर शेप होगा तो एक ज़्यादा ऑस्पिशियस है, ज़्यादा बेटर, मतलब कि वो हमें रिजल्ट देगा, बेटर एनर्जी उसकी होगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्योर शेप ही अच्छी बेटर एनर्जी होती है। इरेगुलर शेप्स की भी अच्छी एनर्जीज होती हैं, और एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और मतलब ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये इरेगुलर शेप है तो ये प्लॉट खराब है। दुनिया इरेगुलर शेप पे काम कर रही है और हर बंदा प्रॉस्पर कर रहा है, उसमें क्या इशू है? ये बैलेंस का मतलब क्या है? जैसे आप कह रहे हैं कि एनर्जीज बैलेंस हो जाती है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? बेसिकली हमारे दुनिया में हर चीज 5 एलिमेंट से बनी हुई है। बिल्कुल, 5 एलिमेंट्स, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। हाँ जी। तो वास्तु इज बैलेंसिंग ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स ओनली, और ये हर जगह बैलेंस करी जा सकती है। बहुत सारे जगहों में बैलेंस होती है, और अगर कहीं पे बैलेंस नहीं होती है उसको बैलेंस किया जा सकता है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, केस स्पेसिफिक भी होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब हम इंडिविजुअल किसी चीज़ को लेके उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इज वास्तु।
ओके, दिस इज द बेसिक थिंग कि This is जब basic आप है। 5 और एलिमेंट्स को ये बैलेंस कर लेंगे तो उससे आपका घर का वास्तु ठीक हो जाता है। हाँ, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ करनी है या इसके लिए कुछ ये बड़े बहुत ही आसान से बहुत ही आसानी से बहुत ही बेसिक चीज़ें करके ये किया जा सकता है। लोग घरों को और ऑफिसेस को काफी कलरफुल रखना पसंद करते हैं, जैसे कि टेक्सचर पेंट्स आ गए हैं, वॉलपेपर्स आ गए हैं, चारकोल पैनल्स आ गए हैं, पीवीसी पैनल्स आ गए हैं, ऐसे बहुत तरह के मटेरियल आ गए हैं जिससे आप कलर एलिमेंट्स ऐड कर पाते हो घर के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में। कलर वास्तु के हिसाब से चूज करने चाहिए या फिर कोई भी कलर जहां मन करे वैसे डाल देने चाहिए? एक्चुअली देयर आर टू सेट ऑफ कलर्स। एक होते हैं न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स हम घर में ऑफिस में कहीं पे भी कर सकते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। जो कि थोड़े अर्दी कलर्स होते हैं, बेज कलर हो गया, ऑफ वाइट हो गया, वाइट हो गया, लाइट ग्रे कलर हो गया, वुड कलर हो गया, तो ये सारे न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहीं पे भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ कलर्स होते हैं जो कि किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट करता है, रेड फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हमें जो है प्रॉपर उस जोन के हिसाब से अगर उसको हम उस जुडिशियसली यूज़ कर पाएँ तो वो थोड़ा सा हमें फ़ायदा दे सकते हैं। और एक्चुअली में हम कहीं कलर्स को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई कलर को इग्नोर कर दें, पर उसको हम थोड़ा सा अगर देख के थोड़ा संभल के अगर उसको यूज़ करें तो इट विल बेनिफिट द क्लाइंट। तो शायद इसीलिए कोई हाई राइज बनता है या फिर बिल्डर फ्लोर्स बनते हैं तो उसके अंदर जो कलर्स यूज किए जाते हैं वो ज्यादातर यही सटल कलर्स होते हैं, ब्राउन होंगे, ग्रे होंगे। उसका पर्पस अलग है, क्योंकि जो कलर्स होते हैं वो हर इंडिविजुअल इंसान की चॉइस के हिसाब से होता है। आपको ब्लू पसंद हो सकता है, मुझे रेड पसंद हो सकता है। तो अगर मैं कोई स्पेसिफिक कलर की बिल्डिंग कर दूंगा तो वो किसी इंडिविजुअल को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, पर जो न्यूट्रल कलर्स होंगे वो सबको ठीक लगेंगे। मतलब वास्तु के हिसाब से भी बैलेंस रहते हैं वो। उसका वास्तु से कोई फर्क नहीं है। उसका जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं उसका बिल्डिंग के एक्सटर्नल कलर से इंटरनल का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं निकलता। ओके। और उसमें अगर न्यूट्रल कलर्स रहे तो वो सबको पसंद आते हैं। ये जो घरों में लोग बेसमेंट बनाने से कतराते हैं, उनको लगता है कि बेसमेंट बनाने से इसका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है वास्तु पे, क्या ऐसा सच में कुछ है? बेसमेंट का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस सच में पड़ता है आपके घर पे? बेसमेंट का वास्तु नहीं कहता कि बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए या बेसमेंट का कोई नेगेटिव इफेक्ट है। बेसमेंट का वास्तु अपना अलग होता है और ऊपर के फ्लोर्स का वास्तु अपना इंडिविजुअल वास्तु होगा। तो बेसमेंट से वास्तु का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं है। ये मार्केट की भ्रांति है जो लोगों के मन में है। बहुत से लोग कहते हैं बेसमेंट बनाने से ब्रह्मा डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा, हर स्पेस का अपना अलग ब्रह्मा है। बेसमेंट का ब्रह्मा अलग है, ग्राउंड का अलग है, फर्स्ट का अलग है। अच्छा, फ्लोर वाइज भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है? फ्लोर वाइज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि धरती में जाने का मतलब पाताल की तरफ जाना, क्योंकि पाताल का रास्ता जो है वो धरती में नीचे की तरफ होता है, तो इसलिए भी मना कर देते हैं कि बेसमेंट इसलिए नहीं बनानी चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? अब लोगों में भ्रांतियां तो 1000 प्रकार की है, हम हर भ्रांति को कहाँ तक बस्ट करते फिरेंगे। पर बेसमेंट अपने आप में उसका कोई वास्तु का डिफेक्ट नहीं होता। बेसमेंट का एक अपना वास्तु होता है, बाकी फ्लोरों का अपना वास्तु होता है। और जैसे जो वास्तु ग्राउंड फ्लोर के लिए काम करेगा वैसे ही वास्तु बेसमेंट के लिए काम करेगा। अच्छा, एक ना बड़ा ट्रेंडिंग चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, जब से मोदी जी ने अपनी लक्षद्वीप आइलैंड में फोटो डाली है तो ये काइंड ऑफ एक सेंसेशन सी बन गई है। पूरा सोशल मीडिया इसी चीज से बन गया है और लक्षद्वीप टूरिज्म एंड बाइकॉट मालदीव्स बहुत ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पर। इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट जो है वो इसको प्रमोट कर रही है और लक्षद्वीप आइलैंड को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहती है। हाल ही में टाटा ग्रुप ने भी ऐलान किया है कि वो वहां पे 2 एक्सोटिक रिजॉर्ट बनाएगा। एंड ऐसे ही कुछ सुनने में ये भी आया है कि इजराइल ने भी ऐलान किया है कि वो वहां पे डिस्टिलेशन प्लांट लगाएगी जिससे कि समुद्री पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की डिजाइनिंग वहां पे की जा सकती है या फिर करनी चाहिए कि उसको एक इंटरनेशनल फील दी जा सके? देखिए, लक्षद्वीप तो कोरल रीफ पे बना हुआ है। उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है कोई बहुत ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी नहीं है और ओवर द टाइम मतलब वो फॉर्म हुआ है। हम उसके ऊपर वो हाई राइज तो बना नहीं सकते। उसके ऊपर तो 1 स्टोरी ग्राउंड फ्लोर या डबल स्टोरी बिल्डिंग ही बन सकती है या फिर उस पर बैम्बू स्ट्रक्चर ही बन सकता है। और फिर क्या है कि समुद्र पे अगर आपको फील देनी है तो जो मैं समझता हूँ तो आपको समुद्र के पास रहना है तो वो नीचे के लेवल पे ही पॉसिबल है। नीचे के लेवल पे पॉसिबल है। वैसे भी वो वहाँ की लक्षद्वीप की बेरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है। कोरल रीफ पे वो आइलैंड बना हुआ है, 1-2 स्टोरी की ही वहाँ पे बिल्डिंग बन सकती है और लो राइज में ही उसको इंटरनेशनल लुक दिया जा सकता है।
और हमारी गवर्नमेंट तो अब पुश कर ही रही है और होपफुली बहुत जल्दी बहुत शानदार चीज़ निकल कर आएगी। तो बेसिकली डिजाइनिंग जो है टोटल नेचर इंस्पायर्ड नेचर इंस्पायर्ड है, वहाँ पे तो नेचर इंस्पायर्ड ही हो सकती है। एक क्वेश्चन निकल के आया इससे, व्हाट काइंड ऑफ डिजाइनिंग अपील यू द मोस्ट? आपको नेचर इंस्पायर्ड डिजाइनिंग ज्यादा पसंद है, मिडिल ईस्ट इस्लामिक डिजाइनिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसे कि लास वेगास में है, क्लासिक यूरोपियन, या अपना खुद का इंडियन हेरिटेज? आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज अपील करती है? ये जो आपने जितने भी नाम लिए ये सारे अलग अलग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन के स्टाइल्स का तरीका है। और एज एन आर्किटेक्ट हम किसी एक इंडिविजुअल स्टाइल को प्रमोट नहीं कर सकते। हमें ये देखना होता है हमारा क्या प्रोजेक्ट है, किस टाइप का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी विमेन वेयर का स्टोर बना रहे हैं तो उसमें एथनिक इंडियन कल्चर चलेगा। किसी का हम समझ लीजिए घर बना रहे हैं तो घर में हमारा एक कंटेम्प्रेरी लुक आजकल ज़्यादा चलता है, या उसमें क्लासिक यूरोपियन स्टाइल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हर इंडिविजुअल किस टाइप का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने लक्षद्वीप का पूछा, वहाँ पे बैम्बू स्ट्रक्चर चलेगा। तो जिस टाइप का प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट की डिमांड है, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से उस टाइप का आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन प्रेफर किया जाता है। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि ये मेरी चॉइस है, मैं या यही करना चाहता हूँ या मार्केट में यही करना चाहिए। कभी कोई क्लाइंट का आपका एक्सपीरियंस रहा हो कि उसने कुछ ऐसा कुछ बोला हो कि जिसको आप भी ना समझ पाए हो फर्स्ट पहली बार सुनने पे? ऐसे तो क्लाइंट बहुत सारी चीज़ें नेट पे देख कर आता है, बहुत कुछ बोलता है, और हमारा काम ये है कि हमें ये गेज करना है कि वो क्या सोच रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो सोच रहा है वो वर्ड्स में कन्वर्ट करके हमें बता पाए। तो हमारा काम है कि हम उसके वर्ड्स को डिकोड करें कि वो क्या सोच रहा है, और जो वो सोच रहा है या जो वो चाहता है उसकी सोच के हिसाब से उसको हम डिलीवर करें। आपकी लाइफ का अभी तक का आपने सबसे छोटा एज इन ड्यूरेशन में और सबसे लंबा प्रोजेक्ट कौन सा किया है? कंपैरेटिवली कमर्शियल प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली छोटे ड्यूरेशन के होते हैं, और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। छोटे में हमने एक कैफ़े बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया उसको। वैसे तो हमने उसको मेरे ख्याल से 30 या 35 दिन में डिलीवर कर दिया था। सीरियसली? पर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के डिसीजन होते हैं जो फैमिली लेती है, इस वजह से उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें थोड़ा वास्तु का भी ध्यान दिया जाता है, उसमें कलर कॉम्बिनेशन हो गए, डिजाइनिंग टाइप हो गया। वास्तु से ज़्यादा एक रेजिडेंस में क्या होता है, डिसीजन एक इंडिविजुअल के पास नहीं होता, पूरी फैमिली का होता है। तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान का अपना डिसीजन होता है। तो इसलिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, और जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम बहुत जल्दी कर पाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि घर में दारू का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और इनफैक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में आजकल हर घर में कह सकते हैं हम बार काउंटर बनने लग गए हैं। कुछ तो आपने भी डिजाइन किए होंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है कि जिस घर में मंदिर उस घर में बार काउंटर, वास्तु के हिसाब से क्या कहना है आपके इसके बारे में? देखो, वास्तु आपको दारू पीने से मना करता नहीं, और घर में बार काउंटर होने से कोई वास्तु का डिफेक्ट तो आता नहीं जी। अब इसको आप ऐसे सोच लो कि पहले तो घरों में टॉयलेट भी नहीं होते थे, टॉयलेट भी बाहर होते थे। घर में टॉयलेट बनाते हो ना, टॉयलेट के बिना तो कुछ होता नहीं ना। तो घर में मंदिर भी है और टॉयलेट भी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बार काउंटर का वास्तु का कोई इफेक्ट नहीं है। बार काउंटर को स्पेसिफिक जगह पे हम बना सकते हैं, घर में वहाँ बनाते हैं, और इसका कोई वास्तु का रिलेशन नहीं है। और जो बार काउंटर है घर के ओवरऑल एम्बियंस में एक अलग टाइप का एक फ्लेवर भी देता है, तो वो एक अलग चीज़ है, पर उसका वास्तु से कोई रिलेशन नहीं है। कोई धार्मिक इन्फ्लुएंस? तो धार्मिक इन्फ्लुएंस अगर आप मानो तो हर चीज़ में धार्मिक इन्फ्लुएंस है। वो तो ठीक, वो भी इंडिविजुअल परसेप्शन है। जिसका धर्म कहता है कि यहाँ पे बार काउंटर नहीं होना चाहिए, उसके घर में नहीं बनता, और जिसका धर्म कुछ नहीं कहता वो बना लेता है। अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसपे आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे विद मिनिमम थॉट। 3 बुक्स फॉर इंटीरियर डिजाइनर एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। इंटीरियर डिज़ाइन के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसको पढ़ के आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सको। ये एक एक्सपीरियंस, मटेरियल नॉलेज और सामने वाले को समझने की सिस्टम है, तरीका है, और इसकी कोई मैं बुक रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। एक आर्ट है जिसको हमें सीखना पड़ता है, ओवर द टाइम हम इसको डेवलप करते हैं। बेसिकली इट्स अ डायनामिक प्रैक्टिस। 3 कंट्रीज विद बेस्ट इंफ्रा एंड डिजाइंस। इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूएस एंड यूके तो है वर्ल्ड के बेस्ट। साथ में अभी दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा चल रहा है, और हमारा सिंगापुर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये कंट्रीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 3 ऐसे आर्किटेक्चर जिसको देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो और आपको लगता है कि ये वर्ल्ड में एट प्रेजेंट बेस्ट अपीलिंग आर्किटेक्चर है।
ऐसे 3 स्पेसिफाई करना तो बड़ा मुश्किल है, बट मैं एक पॉइंट ज़रूर बोलना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैं एलोरा केव्स में होकर आया था, औरंगाबाद में एलोरा इंटरेस्टिंग केव्स प्लेस। है। एंड एलोरा केव्स का जब हम अपनी आर्किटेक्चर पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे हमें उसका डिटेल बताया गया था, पर उस टाइम पे हम इतना उसको उतना फोकस नहीं कर पाते। पर हम अगर एलोरा केव जाते हैं, वहाँ की वाइब्स और वहाँ की एनर्जी और वहाँ के स्केल, वहाँ का प्रोपोर्शन देखते हैं, तो एक्चुअली समथिंग जो कि हमें एलियन लगता है। हम कैसे कैसे वो बना, क्या वो हुआ। तो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में मुझे लगता है एलोरा केव जरूर होनी चाहिए, ऑल्दो वो हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ओके। पर फिर भी उसको हम इतना प्रमोट, इंडियन गवर्नमेंट शायद उतना प्रमोट नहीं कर पा रही, या उतना प्रमोट नहीं हुआ वो जितना वो होना चाहिए था। आई थिंक एलोरा केव्स जैसी चीज़ें, इट्स वन ऑफ द थिंग विच इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसी चीज़ मैंने शायद अपनी लाइफ में पहली बार देखी, और मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ था। मैं जाकर आया और मुझे लगता है मैं दोबारा भी जाऊंगा उसको देखने के लिए। दैट प्लेस इज़ वन थिंग विच जो कि बड़ा एस्टोनिशिंग था। इसके अलावा हमारे साउथ इंडिया में मंदिर हैं काफ़ी सारे, जो कि काफ़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑनेस्टली मतलब हमारे को जो साउथ में मंदिर देखते हैं ना, एक अलग ही आर्किटेक्चर है। सुनने में आता है कि वो इतने बड़े बड़े मंदिर जो हैं वो एक ही स्टोन से कार्विंग करके बनाए गए हैं। ऐसे बतेरी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में जो हिडन जेम्स है हमारे देश में, और जिसको हम अगर एक्सप्लोर करने जाएं तो देयर आर एंडलेस थिंग्स। आजकल लोग ऑर्नामेंटल ट्रीज जो होते हैं वो बहुत लगाना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट पाम ट्रीज को बहुत लगाया जा रहा है, लोग अपने घरों के बाहर लगाते हैं सो दैट वो उसकी एक बाहर की एस्थेटिक अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो ऐसे 3 बढ़िया ऑर्नामेंटल ट्रीज जिनको आप सजेस्ट करेंगे जो घर के आउटलुक को इम्प्रूव कर सके, या फिर जो घर के अंदर के वातावरण को अच्छा कर सके। देयर आर मेनी ट्रीज जो कि हमारे टेरेस गार्डन भी होता है, हमारे कुछ पेड़ हमारे घर के बाहर भी लगते हैं, कुछ इंडोर प्लांटिंग भी होती है। देयर आर डिफरेंट ट्रीज, ऐसा कोई 3 को स्पेसिफाई करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, पर हम इसमें बहुत बार ये जरूर देखते हैं कि वो जो प्लांट्स हैं वो क्या एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ प्लांट वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एयर, कुछ प्लांट फायर एलिमेंट भी रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट? तो या जिन प्लांट्स के पतले और तीखे पत्ते होते हैं वो फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कोशिश कर लेते हैं कि वो एलिमेंट के बेस पे हम उसको प्लेस कर दें। और एलिमेंटल देयर आर एन नंबर ऑफ प्लांट्स, और ऐसे 3 को स्पेसिफाई करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो ये तुलसी जो पौधा होता है, तुलसी पौधा तो यूनिवर्सल पौधा है, और हम तुलसी पौधा को कहीं पे भी लगा सकते हैं, और तुलसी का पौधा ऑर्नामेंटल प्लांट में नहीं आता। 3 गुड डीड्स टू ब्रिंग होम सुख शांति समृद्धि दिस 2024। ओहो, पंडित बना दिया इसने तो मुझे। गुड डीड्स तो 2024 तो वैसे एक शनि का ईयर मान रहे हैं लोग। गुड डीड्स में जैसे सैटरडे को जाके आप गरीबों को कुछ बांटो। गौ सेवा तो हमारे हमें बताई सनातन धर्म में जाती है, सबसे ऊपर हमें बताई बताया जाती जाता है। है। गौ जी। सेवा तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, गुड डीड। एक मैं ये बोलना चाहूँगा, अपनी लाइफ को थोड़ा सिस्टमाइज करो, मतलब हर दिन को प्लान करो और उस प्लान को फॉलो करो। इट विल रियली हेल्प। स्पेसिफिकली ये शनि का साल में अगर हम प्लान करके हर दिन को, हर समय को प्लान करके अगर चले, इट विल हेल्प। तो ये फाइनेंशियली भी हेल्प करता है? हर चीज़ में हेल्प करेगा ना। 3 ऐसी आपकी फेवरेट लोकेशन इंडिया में या इंडिया से बाहर जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे, जहां पे आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखती है कमिंग फ्यूचर में? ओह, वैसे मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है इस एरिया में, पर फिर भी मुझे लगता है गुड़गांव एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी टाइम से ग्रो कर रहा है। कोरोना के बाद तो उसमें काफ़ी बूम आया, पर बिल्कुल, उसका भी बिल्कुल। पीक नहीं आया, अभी इसको और ग्रो करना है। कह मुझे सकते हैं आप। हाँ, मुझे ऐसा लगता है गुड़गांव एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली मुझे लगता है जेवर जो एयरपोर्ट आ रहा है उसके आसपास गवर्नमेंट अपना काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। लोग उसमें काफ़ी चले भी गए हैं, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया भी है, पर वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास इन्वेस्ट करने की। तीसरी जगह आई थिंक देहरादून में मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं या दोस्त यार हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। देहरादून एक अपकमिंग जगह है, उत्तराखंड कह लो आप, देहरादून स्पेसिफिक नहीं, जी, इन एंड अराउंड बिल्कुल, देहरादून, बिल्कुल। जो कि एक अच्छी जगह बन रही है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है लोगों को। आपने कोई इंटरनेशनल जगह मेंशन नहीं करी है। दुबई आजकल बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने दुबई के लेकर आपके क्या ख्याल आते हैं? मुझे पर्सनली ये लगता है कि दुबई एक बबल है, अगर एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट दुबई में करना एक बबल है, अगर कभी बर्स्ट हो गया तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। हमारे देश में बहुत
अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्ट करने की। 3 जगह तो मैंने बता दी, 30 जगह तो आप भी बता दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो इंडिया इज अंडर गोइंग डेवलपमेंट। इंडिया में अभी जगह जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड कनेक्टिविटी दी जा रही है, अभी 100 स्मार्ट सिटी बननी है और वो वाकई में बन रही है। तो वो हर एक जो सिटी होगी वो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट का जोन होगा। इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में इन्वेस्ट करो। इंडिया में बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, हर एरिया में अपॉर्चुनिटी है इंडिया में तो। और इंडिया में कंट्रोल भी है, दुबई में आपके कंट्रोल में नहीं है ना चीज़ें। ये मेरी इंडिविजुअल सोच है, मेरी सोच गलत हो सकती है पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो एक बबल है और आज नहीं तो कल वो बस्ट। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप रहना पसंद करेंगे तो आपके लिए आप किस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे? मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपको उसमें जवाब देना है दिस और दैट, हाई राइज और लो राइज। दोनों के अपने फायदे एक चीज तो आपको बतानी होगी। मैं लो राइज में रहता हूँ तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन लो राइज। पर हाई राइज का जो, जैसे गुड़गांव में हाई राइज जो गेटेड सोसाइटीज है, दिल्ली में उतने ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, गुड़गांव में बेटर ऑप्शन है, बेटर फैसिलिटीज़ हैं। तो उसका हाई राइज का एक अपना मज़ा है, अपना इकोसिस्टम है। हाई राइज का एक अपना मज़ा है। लो राइज के अपने एडवांटेजेस हैं पर हाई राइज थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया आपका, मतलब आपको दोनों तरफ दिल है कहीं ना कहीं। दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं ना। विला लिविंग और फार्म हाउस लिविंग, इसको आप ऐसे रीफ्रेम करते हैं इसको। विला हो गया सिटी लाइफ और फार्म हाउस हो गया रूरल लाइफ। रूरल लाइफ से ज़्यादा प्रेफर तो मैं सिटी लाइफ को ही करूँगा। वहाँ पे तो थोड़ा टाइम हमने गुजार लिया, रिलैक्स हो गए, वापस आ गए, वो ज़्यादा बेटर है। सिटी लाइफ इज बेटर, इन द एंड काम आपका सिटी में आके चलता है। तो इसमें मेरे को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया है, जो कि मेरा था कि सिटी लाइफ या फिर कंट्री साइड लिविंग। तो इसमें मुझे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्लेन्स, बीचेस या माउंटेन्स? माउंटेन्स। क्लाइमेट, माउंटेन्स में थोड़ा क्लाइमेट ठंडा रहता है, वैसे आजकल काफी ठंड लग रही है हमें। और कोई रीजन आपका माउंटेन की तरफ रुचि होने का? मैं प्लेन्स में बचपन से प्लेन्स में रहते आ रहे हैं। बिल्कुल, माउंटेन लाइफ एंजॉय। माउंटेन में कभी गए तो 2-4-5 दिन, हफ्ता भर रुक कर आ गए, इससे ज्यादा कभी माउंटेन पे गए नहीं। तो उसको एक्सपीरियंस करना भी एक अपना फील होगा। सीम्स लाइक आप ज्यादा बीच पर्सन नहीं हो। हाँ, मे भी हो सकता है 1-2 साल के बाद वापस आ जाए, पर एक्सपीरियंस तो करना बनता ही है माउंटेन्स को भी। वैसे माउंटेन्स पे अभी काफी जगहों पे नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हो रही है, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ पे, भी हो रहे हैं वहाँ पे, बहुत से लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि शिफ्ट हो गए हैं माउंटेन में, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करते हैं। महीने में 1 बार 2 बार दिल्ली आ गए या जाके अपने ऑफिस में हाजिरी लगाए, बाकी अपना ऑफिस से, घर से काम करते हैं। इनफैक्ट हमने भी एक सीरीज शूट करके डाली थी, कसौली सीरीज, जिसमें हमने कसौली के कुछ विलास डाले थे और कुछ फ्लैट्स डाले थे लोगों के लिए, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, सराउंडिंग में रहते हैं, उनको वहाँ पे अगर अपने लिए घर चाहिए, हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस पे। दिल्ली में जैसे काफी पोल्यूशन तो है ही। हाँ जी। और साल में 2 महीने के लिए ग्रैब का बैन भी लग जाता है कंस्ट्रक्शन में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जोक्स अपार्ट, पर जो माउंटेन्स है वहाँ पे कंपैरेटिवली अभी वो उतना ज़्यादा सिटी लाइफ में नहीं है। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, बड़ा अच्छा एक हेल्दी लिविंग माउंटेन्स में हमें मिलती है आज के टाइम में। सिटी में थोड़ा सा हेल्दी लिविंग का इशू तो ज़रूर है, तो इसलिए माउंटेन आप खुद देख सकते हैं ना, पोल्यूशन लेवल भी 400 प्लस चल रहा है। और ये थ्रू आउट ईयर रहता ही रहता है। पर ये ग्रैब का दोबारा बैन मत लगाना यार। हम भी नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली, ये हमारे काम को भी डिसरप्ट करता है। दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह जो कि सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट है रहने के लिए? मेरे घर है यार। बट स्टिल मैं आपसे जानना चाहूंगा फेवरेट जगह, मतलब जिस जगह को आप सोचते हो ना कि यार जब इंसान एक जगह पे रह रहा होता है कि अब मुझे वहां पे मूव होना है। मैं पीतमपुरा रहता हूँ, मैं पीतमपुरा में बहुत खुश हूँ। तो मतलब आप जहाँ रह रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है?